स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झक्कास। हम अमरनाथ आपके साथ। घड़ी ने किया है रात 9:30 का इशारा और शुरू हो गया प्रोग्राम हमारा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले यानी हिंदी के बेहतरीन सवाल जो यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर के साथ 10 सवाल जोड़ करके हम आपसे परिचर्चा करते हैं, और शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना, जानकारी, वो ये कि यदि आप हमारे एप्लीकेशन हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ के एग्जिस्टिंग यूजर अर्थात आपने डाउनलोड कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। यदि आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया है, इसके पहले यानी कल 14 नवंबर के पहले यदि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, तो आप क्या करेंगे, अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में लिखेंगे हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ। जब आप प्ले स्टोर में लिखेंगे तो आपको तुरंत अपडेट दिखाई पड़ेगा। अगर आपने 14 नवंबर के पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आपको अपडेट दिखाई पड़ेगा। आप अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद वो आपको नया लुक दिखेगा और उसमें वो आपसे आपका नंबर मांगेगा। आप अपना नंबर डालेंगे, फिर वो पासवर्ड मांगेगा। तो चूंकि पासवर्ड तो कोई नहीं, तो फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर को फिर से मांगेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी डालेंगे। जब ओटीपी आ जाएगी तब वो आपसे कहेगा क्रिएट अ पासवर्ड, और आप एक पासवर्ड बना लेंगे। वो पासवर्ड आपको याद रख लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आपको फिर से होम पेज पे पहुंचा देगा। फिर से अपना मोबाइल नंबर डालिए और वो पासवर्ड डाल के ऐप ओपन कर लीजिए। आपने जो बैच परचेज कर रखा होगा वो परचेज आपका दिखने लगेगा, और यदि आपने परचेज नहीं किया है तो भी आप ऐप अपडेट कर लेंगे, और फिर यदि आप कोई परचेज करना चाहते हैं तो कर लेंगे। ये ज़रूरी जानकारी है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और iOS यूजर्स के लिए। अगली क्लास में हम आपको जानकारी दे देंगे या कोई शॉर्ट बना करके दे देंगे। बाकी अपडेट ज़रूर कर लें, जानकारी आप सबके लिए। तो विषय आरंभ करते हैं। और हाँ, चूंकि इस अपडेशन में लगभग सब अपडेट हो गया है, लेकिन ये सबको सारे लोगों को अपडेट करवा करके एप्लीकेशन में लाना और एक बार चीज़ों को बेहतर करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये 2 नंबर हैं जो पब्लिक हैं, 9696 930 800 और 9984 001182। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल। आप डायरेक्टली कॉल करेंगे हमको, हम आपकी कॉल रिसीव करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि आपने अभी तक ना डाउनलोड किया हो तब तो आपको हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ लिख के सीधे डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको कुछ दिक्कतें नहीं है। जिन्होंने अब तक डाउनलोड कर रखा था उनके लिए अपडेट आएगा, जो नए लोग हैं वो हमसे डाउनलोड करें। तो आइए। अच्छा यार, ये 50,000 से ज़्यादा लोग वो डाउनलोड किए हैं, और इस पर रिव्यू वाला मामला हम देखे। एक छात्र हमें बताया गुरु जी रिव्यू कम लोग करें। खैर सबने बहुत बेहतरीन रिव्यू किए हैं, लेकिन आपका भी मन करे तो अपने हमारे बारे में कुछ लिखना चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं। आइए पहला सवाल आज का शुरू करते हैं। दुख की पहला सवाल है। यूपीएसआई का पेपर 2021 का चल रहा है। मैंने किया क्या कि एक पेपर के 2 टुकड़े किए 20-20 के, और उसमें 10 सवाल अपनी ओर से बना करके जोड़ते ताकि रस भी मिले और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिले। पहला सवाल आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर का है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। इस उक्ति के या उक्ति किस रचनाकार की? यही इस यहां नहीं होगा। यह उक्ति किस रचनाकार की? तो अच्छा, जो भी एप्लीकेशन के यूजर हैं, लाइव क्लासेस अभी रुक गई हैं। जो हमारे परचेज यूजर हैं, क्योंकि रोकी इसलिए हैं क्योंकि सारे लोग आ जाएंगे, आधे इधर आधे उधर हैं अभी, तो सबको बस 2-4 दिन में ऐसे गाड़ी में बैठा बैठा के लाया जा रहा है, और जैसे ही सब एक जाए इकट्ठा हो जाएंगे फिर से लाइव कंटिन्यू हो जाएगा एप्लीकेशन पर। अब एकदम क्रम से चलेगा बिना कोई बाधा। यूपीएसआई और मेन आरओ मेंस यही 2 बैच बेसिक लाइव हैं, इन पर डिटेल से चर्चा परिचर्चा नियमित कक्षाएं चलेंगी। बस इसी के लिए थोड़ा रुका हुआ था चीजें, अब ये हो गया है, तो अब रुकी हुई चीजें बंद हो जाएंगी। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये जयशंकर प्रसाद, ये कामायनी में श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत है। ये कामायनी की पंक्तियां हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी जो दुख की रात बीत गई, उस रात के बाद एक सुख का सुबह सवेरा आएगा जरूर। तो ये जिंदगी का सच भी है जो उन्होंने लिखा है उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। निहार के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं नीरजा, निहार, यामा, ये सारे जो काव्य संकलन हैं ये महादेवी वर्मा जी के हैं। महादेवी वर्मा जी छायावादी कवि, मतलब जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं उनमें से एक कवयित्री हैं। वैसे छायावाद के 4 स्तंभ में है प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा। ये 4 लोग छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री हैं, याद रखिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल पर जाते हैं। पूछा गया मूर्धन्य हो, अल्प प्राण हो, घोष हो, व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताइए। ये पांचों बातें। अच्छा, आज की क्लास जो है वो प्रीमियर चल रही है, तो मैं कमेंट में बैठा हूं, आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूं, आपको जो वाजिब बात है उसका रिप्लाई भी मिल रहा है। मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष, व्यंजन, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तनिक व्यस्तता है, बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो बीच बीच में रिसीव करना होता है, तो कुछ लोगों को जिनको दिक्कत आ जा रही है उनको खट से रिसीव करना होता है, तो इसीलिए 1-2 दिन तक आपको आज भी और कल भी संभवतः उम्मीद है कल तक चीजें ये थोड़ी धीमी हो जाएंगी, तो ये प्रीमियर आज भी प्रीमियर और कल भी प्रीमियर आपको मिलेगा। फिर वैसे ही लाइव जब हम तुमको कमेंट में बैठे देख रहे हैं तो लाइव है, आनंद लीजिए। मूर्धन्य, अल्प प्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले आपसे कहा गया मूर्धन्य, तो मां साहब ताथा दाधा ना, दांत से बोला जाता है। अच्छा, ये धा दांत से बोला जाता है और भा होंठ से बोला जाता है, खत्म, एक ही चीज से काट के बाहर कर दिया। अच्छा, अड्डा जो है ये क्या है, ये मूर्धन्य है। अच्छा, अल्प प्राण भी है क्योंकि आप जानते हैं 135 अंतस्थ अल्प प्राण होता है, टा ठा ये 3 नंबर है तो अल्प प्राण भी है। और 1 2 सा अघोष, बाकी सब सघोष होते हैं, तो ये 3 नंबर है यानी कि ये सघोष भी होगा, यानी जो हमने उत्तर चुना है वो एकदम सही चुना है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और ये डा करके आगे बढ़ते, सवाल संख्या 4 पूछा गया फेयरवेल का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा। फेयरवेल का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा, तो फेयरवेल का जो हिंदी पर्यायवाची होगा, ठीक करना होगा, नहीं गुरुजी। कार्यनीति होगा, नहीं गुरुजी। सही किराया होगा, नहीं गुरुजी। इंटरमीडिएट जब पास हुए थे तो पहली बार हमने फेयरवेल शब्द सुना था, विदाई को ही फेयरवेल कहा जाता है। हमारी भी फेयरवेल हुई थी, हम तुमको एक बात बताएं, तुमको हंसी ना हो तो बता देते हैं। असल में जब इंटर का पेपर दिए तो हम बहुत पढ़ने में ठीक आदमी नहीं रहे शुरू से, तो इंटर में न जाने क्यों केमिस्ट्री से हमको बहुत डर लगता था, तो हमको लगता था हम फेल हो जाएंगे, हमारी अंतरात्मा ने मान लिया था फेल हो जाएंगे। अब चूंकि अपनी क्लास में स्पीच देने वाले आदमी हम ही थे, तो परीक्षा के पहले फेयरवेल होती है, फर्स्ट ईयर वाले इंटर वालों को फेयरवेल देते हैं, तो भाषण देने की जिम्मेदारी इंटरमीडिएट की तरफ से मुझे दी गई। अब हम साहब भाषण सोचे क्या बोले, तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी 7 बरस हमने उस स्कूल में बिताए थे। तो हम उसमें बोले कि क्या कहते हैं, जब हमको बोलना हुआ तो हमको ये बोलना था कि 7 वर्ष हम लोगों ने इस विद्यालय में बिताए। तो जब हम 7 वर्ष बोले तो हमारे मन में आया पता नहीं 8वां ना बिता हुए तो हम बोले 7-8 वर्ष हमने इस विद्यालय में बिताए फिर वो क्षण याद आ गया, लेकिन भगवान को लिखा था कि नहीं बेटा काहे फेल होने के दाग लगे, जाओ पास। 2nd डिवीजन पास है हम, लेकिन पास हो गए तो खैर ये। अच्छा, अंग्रेजी भी डरा रही थी, केमिस्ट्री नहीं डरा थी, अंग्रेजी और डरा रही थी, पता नहीं फेल ना हो जाए, लेकिन भोलेनाथ की कृपा रही, पास हो गए। 2nd डिवीजन से ही पास है। तो फेयरवेल का हिंदी पर्यायवाची विदाई है, तो वो फेयरवेल पार्टी का भाषण याद आ गया हमको। लहंदा का विकास किससे हुआ? पंजाबी, लहंदा, ये सब बोलियां हैं और प्रत्येक बोली का जो विकास हुआ है वो किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें से कौन सा अपभ्रंश है जो लहंदा मतलब किससे जुड़ी हुई बोली है लहंदा? तो लहंदा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी, लहंदा, इनका विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। पैशाची आप जानते हैं मागधी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, पैशाची अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश है, सब अपभ्रंशों के नाम है। 6ठे पर पढ़ता हूं। अच्छा, अपभ्रंश है क्या मां साहब, क्या भला होती है अपभ्रंश, क्या चीज है? तो समझिए कि भाषा के विकास क्रम में एक खेल हुआ। खेल ये हुआ कि प्रथम भाषा संस्कृत है। ये जो संस्कृत है भाई, ये निस्संदेह जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ बोलता है, फिर धीरे 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 सब तरफ की भाषा आदि बोल दी और ग्रहण करते हुए उसका विकास होता रहता है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, और ये जो संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा के बाद संस्कृत, अब आप जानते हैं कि जब कोई भाषा बोली जाती है तो उसमें सुधार नहीं होता है, बिगाड़ होता है। ये बात जानिएगा, दुनिया में जितनी भाषा बनी है उनमें मतलब वो अपने शुद्धतम रूप से बिगड़े हुए रूप में, जैसे हिंदी आज के 20 साल पहले 50 साल पहले जो हिंदी थी उसमें परिवर्तन आ गया, हमने उसमें अंग्रेजी भी डाल दी, उसमें सब डाल दी। तो हमेशा जो भी अब सृष्टि का नियम रहा हो, जैसे मनुष्य पैदा हुए हों, जिस तरह भाषा बनी हो, उस रूप में संस्कृत को प्राचीन भाषा कहा जाता है। और संस्कृत के बाद इसमें जो बोली जाती थी उसमें समय के साथ परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन हुआ तो इस संस्कृत के साथ एक पैरेलल लैंग्वेज चली जिसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। आम आदमी की जो किताब संस्कृत थी और जो व्याकरण जानने वाले की संस्कृत थी, दोनों में थोड़ा सा फर्क आ गया। वो लौकिक संस्कृत बिगड़ते बिगड़ते किस रूप में बन गई? पाली रूप में आ गई। या एक टर्म लिख देते हैं, सबसे पहले वैदिक संस्कृत की बात करेंगे, फिर यही संस्कृत अपने पैरेलल रूप में
लौकिक संस्कृत रूप में चल रही थी। गुरुजी लौकिक और संस्कृत में क्या अंतर है? लौकिक माने आम आदमी बोलने वाला। मान लीजिए कि आप ब्रिटेन चले जाइए और वहां किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करिए, और उसी यूनिवर्सिटी में जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो कोई यूनिवर्सिटी की किताब नहीं पढ़ा है, बस वो मातृभाषा अंग्रेजी, उससे बात करिए, दोनों की अंग्रेजी में आपको फर्क पता चलेगा ना। यही फर्क लोक की भाषा और शास्त्र की भाषा में होता है। तो जो शास्त्र की लिखी व्याकरण की संस्कृत है उसमें और आम आदमी के बोलने में अंतर था। अब आम आदमी जो भी गड़बड़ सड़बड़ बोलता है वो बोलता ही रहता है, और समय के साथ वो गड़बड़ सड़बड़ उच्चारण आगे की पीढ़ी को ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये जो लौकिक संस्कृत है ये बिगड़ते बिगड़ते पाली के रूप में विकसित होती है। अब आम आदमी जो बोल रहा है वो पाली बोल रहा है, मतलब लौकिक संस्कृत से बिगड़ी हुई लैंग्वेज, मतलब लौकिक संस्कृत में, और जो लौकिक संस्कृत में थोड़ा बिगाड़ आया वो धीरे धीरे रिजिड हो गया कि जी हमारी तो यही बोली, हमारी यही बोली है। ऐसा करते करते वो बोली फिक्स हो गई। तो पाली, अब ये पाली का जब विस्तार होता है, महात्मा बुद्ध के धर्म के साथ पाली का विस्तार होता है, पाली का विस्तार होता है तो पाली बची नहीं रह गई पाली के रूप में, पाली में और परिवर्तन है। अब वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन के रूप में हमको दिखाई पड़ता है अपभ्रंश, प्राकृत दिखाई पड़ता है। प्राकृत क्या है? जब पाली रूपी संस्कृत पूरे देश में विस्तार पाती है, और जहां जहां मतलब जब भाई महात्मा बुद्ध का धर्म पाली भाषा में और बुद्ध का धर्म एक समय पूरे भारत में हो गया, तो जो जो क्षेत्रीय भाषा थी वो किसी और लैंग्वेज से और क्या कहते हैं वो जैसे पाली जो है वो पाली रूपी संस्कृति तेजी से गई कि जो परिवर्तन भाषा में धीरे धीरे हो रहे थे उसमें क्या हुआ कि पाली और उस भाषा में मिक्सअप होना शुरू हुआ। उस मिक्सअप से आप अलग अलग क्षेत्रों में जो ये पाली रूपी संस्कृत या संस्कृत जैसी भाषा बोली जाती है वो जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है उसको प्राकृत लैंग्वेज कहा गया। इस प्राकृत के बाद आगे का पैटर्न आता है, ये सब भाषाएं धीरे धीरे भ्रंश माने टूटना होता है, अप माने बिगड़ा हुआ, और टूट करके बिगड़ रही हैं, तब उनका नाम क्या पड़ जाता है? अपभ्रंश पड़ जाता है। अपभ्रंश, इस अपभ्रंश में तमाम क्षेत्रीय आधार पर भाषाएं डेवलप हुई, जैसे मगध में डेवलप हुई तो मागधी हुई, शूरसेन में डेवलप हुई तो सौरसेनी हुई, उधर जो आपका पश्चिमोत्तर प्रांत है वहां पैसाची अपभ्रंश डेवलप हुई। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है। भाई आदमी बहुत ज्यादा से सिकुड़ थोड़े ना रहा था, आदमी तो थोड़ा था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, विश्व की जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही, विस्तार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, भौगोलिक जरूरतें धीरे, जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में आदमी पैदा हो रहा है उस क्षेत्र के हिसाब से शब्द नए गढ़े जा रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये प्रक्रिया तो निरंतर है, आदमी का विकास हो रहा है तो भाषा का भी तो विकास हो रहा है। तो उसमें जो क्षेत्रीय बोलियां हैं और उनसे जो मिक्सचर होकर के जो बोली बनी उसका नाम अपभ्रंश है, और इन्हीं अपभ्रंशों से अलग अलग भारत भर की बोलियां बनी, अलग अलग बोलियां बनी है। इसी अपभ्रंश में एक महत्वपूर्ण अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली विकसित होती है, और इस तरह खड़ी बोली हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि हिंदी किससे विकसित हुई है तो आप कह देते हैं सौरसेनी से। जो ठीक उसके पहले है उसका नाम लेकर के सौरसेनी से विकसित हुई ऐसा बोल देते हैं, और उसके ऊपर पैटर्न पूछा जाए तो ऊपर चले जाएंगे। इस तरह हिंदी की आदि जननी, आदि माने जननी माता, संस्कृत को बोला जाता है। उम्मीद करता हूं ये सब बात आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं? कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो पहाड़ी बोली नहीं है गुरुजी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, ये तो झांसी क्षेत्र की भाषा हो गई, बुंदेलखंड की भाषा हो गई, ये पहाड़ी नहीं है। जौन शहरी कंफ्यूज कर रही थी ना कोई बात नहीं कर रही थी, बताते देखो गढ़वाली तो आप जान गए, कुमाऊनी आप जान गए, कुल्लूई, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये तो तीन है, लेकिन उसके अलावा अलग अलग देहरादून क्षेत्र में बोली जाती है, देहरादून के कुछ जिलों में बोली जाती है, इसको जौनसारी कहते हैं, और यह भी पहाड़ी बोली है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है, इसलिए इसका पहाड़ी से कोई संबंध नहीं है। आइए 7 नंबर चलते। अच्छा, मजा आ रहा है? वैसे तुम्हारे रोज कमेंट पढ़ते हैं चकर 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 चकर, आज बिना कमेंट के चल रहा है मजा आ रहा है। देखो, परीक्षा के दिनों के छात्र, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण? आज कल पांव जमीन पर नहीं पढ़ते। कब नहीं पढ़ रहे गुरुजी? आजकल नहीं पढ़ रहे। ना पांव पढ़ने का समय कब बताया जा रहा है? आजकल। आजकल क्या है? समय है। समय है माने काल है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। बोले कब पढ़ते हैं? दिन रात पढ़ते हैं। पढ़ने का क्या बताया जा रहा है? समय बताया जा रहा है। समय माने काल, तो क्रिया की विशेषता कैसी बताई जा रही? उसके काल परक विशेषता बताई जा रही, यानी इट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या समझे? कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए 8 नंबर। आप जानते हैं रीतिवाचक माने काम को करने का तरीका, स्थानवाचक माने काम को करने का, वो क्या कहते हैं, कार्य का प्लेस, यानी क्या बोलेंगे उसको,
एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे, माने क्रिया का स्थान बताया जाए और एडवर्ब की मात्रा बताई जाए, मतलब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी कि क्रिया की मात्रा बताई जाए तो उसको परिमाणवाचक क्या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कह देते हैं। पूछा गया अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत सरल है गुरुजी, हिंसा, मारकाट, कामदेव, और छोटा लगा कि अहिंसा माने ना करना, हिंसा आ निगेटिव बना देता है, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा अहिंसा। अच्छा, अब तक जितने सवाल करे मैं कुछ कठिन लाग, ये है 2021 का पेपर जिसको लेकर तुम्हारी खोपड़ी में इतना हवा भरा जा रहा है। इतनी कठिन कठिन टेस्ट सीरीज की टीजीटी पीजीटी का लड़का शर्माए जाए तुम्हारे लिटरेचर के सवाल देख करके। इतने सवाल धर दे रहे हैं और अब की 2021 की तरह 54 सेट नहीं बनने हैं और ना ऑनलाइन परीक्षा होनी, तो इसलिए इतना टेंशन ना लीजिए। पता चला एग्जाम जब एग्जामिनर पैटर्न बदल देता है तुम तो खबरी इनकी पंक्ति याद कर ले, उनकी पंक्ति याद कर ले, ये रचना ये पत्रिका याद कर ले और पूछे 2 सवाल बस 40 में, बाकी 38 ले आप काहे टेंशन ले रहे हो? तो जिस चीज से डराया जा रहा है उससे मत डरो, बस ये समझ लो। अब डराने तो खेल ये चल रहा है। 13 दिसंबर को एक डेट आई है, वो 13 दिसंबर को जो हो रहा है वो मृतक आश्रित वाला जो पेपर होना था वो हो रहा था 13 दिसंबर को। अब 13 दिसंबर की डेट अब इन्हें दे दी ना, तो अब एक बात बताओ 27 दिसंबर को पेपर कराना होगा तो अभी डेट नहीं दे देंगे, लेकिन नहीं, डर का व्यापार है बबुआ। हमने कहा देखो हो सकती है 27 दिसंबर को परीक्षा, ऐसा लिखा था मनेल में। उसके बाद बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक पेपर हो सकता है। और क्या बोल रहे हैं? टेस्ट सीरीज ले लो। यही सिखाना चाहते हैं तुमको, यही बताना चाहते हैं तुमको। बाजार डर पर चलता है, अमरनाथ के यहाँ डर नहीं है, हम तुमको प्रेम से सिखाएंगे, डरिए नहीं, तैयारी करिए। आज कल हो जाए तो कोई बात नहीं हो, फरवरी मार्च में जाए तो कोई बात नहीं, अब मान लो जनवरी में हो जाए तो कोई बात नहीं, वैसे संभावना जनवरी की है। ठीक, आइए आगे बढ़े। लेकिन कौन तारीख की है ऐसी कोई हमारे पास पक्की तारीख नहीं। हम तैयार होकर जनवरी के हिसाब से चले, तैयार होकर जनवरी के हिसाब से चले, होगी तो देखा। सही वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? तो इसमें से सही वर्तनी वाले शब्द का शब्द अंश, दीर्घ संधि से शब्द तैयार होगा शब्दांश। शब्द अंश, दीर्घ संधि से शब्द तैयार होगा शब्दांश। अरे आगे त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरा अर्री हाय करम, त्रिपुरारी हाय करम, त्रिपुरारी हाय करम। सही शब्द क्या है? त्रिपुरारी। सही शब्द क्या है? त्रिपुरारी। त्रिपुर के आरी माने दुश्मन। अच्छा, ये त्रिपुर और त्रिपुरारी सुने बहुत हैं, लेकिन कभी कहानी सुने हैं? आइए बताते हैं कहानी क्या है। पहले त्रिपुर की कहानी सुनिए। त्रिपुरारी भगवान शंकर को कहते हैं। त्रिपुर के आरी यानी शत्रु कौन है? शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाता है। क्या है कहानी? एक राक्षस था तारकासुर। तारकासुर ने यह वरदान ले लिया था कि हम भगवान शिव के पुत्र से के ही हाथों मरे। तो कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर को मार दिया। तारकासुर के 3 बेटे हुए, एक था तारकाक्ष, एक था कमलाक्ष और एक था विद्युन्माली। इन तीनों ने भी तपस्या करी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की राजी कर लिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए 3, एक शायद सोने का, एक पीतल का या चांदी का और एक लोहे का, इस तरह 3 नगर मय दानव से कह करके, मय जो कि एकदम इंजीनियर कहा जाता है, तो मय दानव से 3 नगर बनवाए गए। और वो 1000 वर्षों में ऐसा होता था कि वो तीनों नगर उड़ने वाले नगर थे। तो वो तीनों नगर एक सीध में आते थे। 1000 वर्षों में उसकी निर्धारित की गई थी। अब उन लोगों ने फिर तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तीनों नगरों को कोई नष्ट ही नहीं कर सकता, बस नष्ट करने का एक सीन है। जिस क्षण ये तीनों नगर एक सीध में रहेंगे तो इन तीनों नगरों को एक ही बाण से भेद करके मारा जा सकता है। अदरवाइज जब तक ये तीनों अलग अलग हैं तो नष्ट नहीं किया जा सकता। अब साहब वो तीनों राक्षस मारा, नरक मचा दिया, अत्याचार करने लगे कि भाई जब हमारे नगर में कहूँ अत्याचार करें, अपने नगर में बैठे, कोई मारे नहीं सकता है, नगर को नष्ट नहीं कर सकता है, सब नरक हो गया। तो भगवान शंकर को बताया गया, तो भगवान शंकर ने उस क्षण का इंतजार किया जब वो तीनों एक सीध में आए, फिर अपना धनुष पिनाक उठाया,
इसीलिए भगवान शंकर को पिनाक पाणी कहते हैं, उनके पास धनुष है पिनाक। तो अपना पिनाक धनुष उठाया और उस पर तीर लगा करके मारा, तीनों नगर एक साथ चले गए। तो त्रिपुर माने 3 नगर, त्रिपुर समझ पा रहे हैं, त्रिपुर 3 नगर। इन 3 नगरों को एक साथ जब एक सीध में मारा तो उसके बाद राक्षस को भी मारा। तो उन त्रिपुरों का नाश करने वाले भगवान शंकर, उन त्रिपुर के दुश्मन भगवान शंकर हैं। तो त्रिपुरारी कह दीजिए, त्रिपुरांतक कह दीजिए, तो ये सारे नाम भगवान शंकर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उन 3 राक्षस जिन्होंने 3 पुर बसाए थे, उन त्रिपुर यानी 3 नगरों को एक साथ एक सीध में जब आने पर उनकी भगवान शिव ने नष्ट किया, तो वो त्रिपुर के दुश्मन कहलाते हैं, त्रिपुरारी कहलाते हैं, त्रिपुरांतक कहलाते हैं। अब जो त्रिपुर शब्द में दुश्मन का अर्थ लगा करके, अंत करने वाले का अर्थ लगा करके बताने, वो सारे शब्द भगवान शिव की पर्यायवाची हो जाएंगे। संधि कौन सी है इसमें? दीर्घ संधि, आ के जुड़ने से बड़ा हो रहा है तो त्रिपुरारी त्रिपुरारी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कहानी याद रहेगी। आइए आगे बढ़े। 11 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा का शब्द का अर्थ नहीं है? तो अपेक्षा माने किसी से उम्मीद करना, अपेक्षा करना। तो अपेक्षा करना माने आशा करना, अपेक्षा करने में इच्छा यानी आकांक्षा रखना। उपेक्षा क्या होता है? इग्नोर करना होता है। टू इग्नोर समवन, उसको क्या बोलते हैं? उपेक्षा बोलते हैं। तो उपेक्षा अलग हो जाएगा। अपेक्षा आशा इच्छा आकांक्षा, और उपेक्षा अपोजिट हो जाएगा। यही पूछा गया कि अर्थ नहीं है तो उपेक्षा नहीं। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। क्या दिया? कितना दिया? बोले पर्याप्त दिया। कितना दिया? पर्याप्त दिया। ये पर्याप्त शब्द किससे जुड़ रहा है? दिया से जुड़ रहा है। पर्याप्त क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। कितना दिया? पर्याप्त दिया, अधिक दिया। मात्रा बताई जा रही है क्रिया की, और जब क्रिया की मात्रा बताई जाए तो परिमाण के सिवा कुछ भी नहीं। पूछा जाता कब दिया, तब कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता। पूछा कहां दिया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता। पूछा कैसे दिया, अच्छे से ध्यान दिया, तो ये क्रिया रीतिवाचक लगाना पड़ता। ठीक। और पूछा पर्याप्त दिया तो परिमाणवाचक। बात समझ गए? बहुत समझ। अच्छा आगे बढ़े। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहे? क्रिया किस काल का बोध करा रहे? सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भूत, अपूर्ण। सबके कमेंट देख रहे हैं। सामान्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भूत और अपूर्ण वर्तमान। चलो गुरुजी, अपूर्ण वर्तमान तो है नहीं, सामान्य भूत तो है नहीं, संदिग्ध वर्तमान है। वर्तमान में कोई संदेह थोड़े ना है। सिंपल फ्यूचर की बात कही जा रही है यार। सिखाएंगी, वाई यू आर डाउटिंग? हाँ, काहे डाउट है? अध्यापिका ने कहा है तो सिखाएंगी। सिंपल, गागी ये फ्यूचर में जा रहा है, सिंपल वाला। जाए सिखाएंगी, गाएंगी, कहेंगी, खाएंगी, आदि आदि आदि। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो मास्टर साहब, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप मदारी होगा। क्या होगा? मदारी। मंत्रकारी, मदारी, मंत्र। लोना चंबारी छू, हाँ, मंत्र मारने वाला मदारी। अलग बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। मथुरा किस राज्य में? यह किस प्रकार का वाक्य है? सब निहायत सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक है। प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या, इसमें कुछ और थोड़ा ना है। उत्तर प्रदेश में ये भी हम जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है, लेकिन पूछा हमसे क्या है कि किस प्रकार का वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य। एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस एक मुंह से दो बातें नहीं होती। इसका मतलब एक मुंह दो बात कहने का मतलब है जो अपनी बात से पलट जाए, पहले कहे कुछ और बाद में करे कुछ, ऐसे आदमी को कहते हैं हाँ, एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाने वाला। जो व्यक्ति सामान्य नहीं, सामने आए उसकी प्रशंसा करना इसका मतलब नहीं है, ज्यादा फर्क होना नहीं। एक मुंह दो बात का सिंपल सा मतलब हुआ अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, भय होता है, रति होता है, शोक होता है। तो ऐसा कोई वेदना नहीं बचती, सुख दुख सब बेकार है। जब सुख दुख सारे भाव बंधन कटने लग जाएं तो शब्द बनता है निहि, नहीं रह गई। जब किसी प्रकार की कोई सुख दुख की वेदना, तो यह शब्द बन जाएगा निर्वेद। निर्वेद से शांत रस बनता है। जब लगे कि दुनिया बेकार है, साधो मन लीन हो बैराग, ऐसा भाव जब आ जाए, साधो मन लीन हो बैराग,
दर्पण दर्पण रूप निहारा, रस देखिए, दर्पण दर्पण रूप निहारा, गठरी बांधी गेह संवारा, गेह घर, गठरी बांधी गेह संवारा, बेगानी थी अपनी दुनिया, मतलब साधा किया किनारा, ठोकर पाय खुली हैं अखियां, अब दिखते हैं दाग, साधो मन लीनो बैराग। ये हमने लिखा है गीत इसमें 4 पद हैं और ये गीत हमने लिखा है, शांत रस का गीत है। मन बैराग ले ले, जब इस संसार की असलियत पता चल जाती है तो मन बैराग ले लेता है। तो साधो मन लीन हो बैराग, न जाने किस क्षण में वो आवृत्ति के तार जुड़ जाते, कहीं गीत वीत लिखे नहीं जाते, उतर जाते हैं। तो ये उतरा था गीत, हमने लिखा था। तो साधो मन लीन हो बैराग। तो इसमें जहां जैसे कहा जाए कि भाई ये सब बेकार है, जब आंखें खुली देखा सब दागे दाग लगे, तो ऐसा भाव आ जाए तो शांत रस हो जाएगा। कबीर का कोई दोहा पढ़ ले तो भी शांत रस हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते। कोई दोहा नहीं, मतलब जिनमें अलगाव का भाव हो, लगे कि संसार बेकार है, वही शांत रस हो जाएगा। एक पैराग्राफ, उसके बाद 10 सवाल हमने बनाए हैं, उनका आनंद लेंगे। साहित्य जगत की, पैराग्राफ रूल वही है, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, और कुछ नहीं कहना। सुनिए, पैराग्राफ पढ़ेंगे, बड़े प्रेम से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 3 प्रश्न है, उनका उत्तर देंगे, उसके बाद 10 सवाल हमारे। साहित्य जगत की प्रचलित 2 अवधारणाएं, कला जीवन के लिए तथा कला कला के लिए, 2 सिद्धांतों पर बात की जा रही है। साहित्य जगत में 2 अवधारणाएं, 2 कंसेप्ट प्रचलित हैं। कला जीवन के लिए है, यानी कला आर्ट जिंदगी के लिए है, कि कला कला के लिए। वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिफलन है। कला जीवन के लिए है, कला का मूल्यवादी स्वरूप है, और कला कला के लिए है, इसका सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है। माने कला इसलिए कि दुनिया सुंदर लगे इसलिए है, या कला से, आर्ट से, कला का मतलब साहित्य भी उसी में आ गया, सिनेमा भी उसी में आ गया, संगीत भी उसी में आ गया, सब कला। कला जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, मूल्य विकसित करने के लिए, बेहतर आदमी बनाने के लिए है, या कला सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए। ये कला जीवन के लिए और कला कला के लिए, वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिफलन। कला मूल्य के लिए, मनुष्य के जीवन को बेहतर करने के लिए है, तो मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला जीवन के लिए सिद्धांतानुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना एवं शिक्षा माना जाता है। जो लोग ये मानते हैं कि आर्ट इसलिए है कि वो आदमी की जिंदगी को बेहतर करे, फिल्म ऐसी बनाओ कि आदमी की जिंदगी फिल्म को देख करके कुछ बेहतर सीख सके, कहानी ऐसी लिखो जो आदमी को सत्प्रेरणा दे, चित्र ऐसा बनाओ जिसको देखकर उसके भीतर नकारात्मकता नहीं सकारात्मकता जागे, बेहतर भाव जागे, तो ऐसी जिंदगी वाले, ऐसे सिद्धांत वाले कला के मूल्यवादी लोग कहलाते हैं। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा जीवन के, कला जीवन के लिए सिद्धांतानुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना एवं शिक्षा माना जाता है। कविता ऐसी लिखी जाए, हाँ बाबा, एक गाना ये भी है, 4 बोतल काम मेरा रोज का। अब इसको सुनने के बाद क्या आज तो पार्टी चलेगी, अब ये सब गाना सुनने के बाद आपका भी मन करता है अच्छा 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी। आपको लगता है रात 4 बजे अगर पार्टी करते हुए एकदम ऐसा गाना गाया जाए तो क्या मजा आ जाए। ये गाने ऑटोमेटिक बिना चाहे आपके ऐसी प्रेरणाएं पैदा करते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। तो एक कला ये है। और दूसरा गाना आप सुन लीजिए, साधो मन लीनो बैराग, ये कहां ले जाएगा रे, दुनिया से बेकार है, हाँ मेरा कोई नहीं दुनिया में, क्या सब सरकार तुम ही से, ऐसा सुन लीजिए। शरण में धर दिया अब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ तो रघुनाथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये सुनिए, 4 बदल, तो अलग अलग असर जा रहा है ना। काव्य है तो लिखा गया किसी के द्वारा, कविता तो है, कविता काहे लिए है? कविता आदमी को बेहतर बनाने के लिए कि कविता बिगाड़ देने के लिए? ये सब बातें इसके अंतर्गत कही जा रही है। तो कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला जीवन के लिए सिद्धांतानुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना और शिक्षा माना जाता है। इस सिद्धांत के मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। कला उनके लिए वांछित सिद्धांतों के प्रचार का प्रमुख साधन होती है। आदमी को जैसा बनाना होता है वैसा प्रचार करिए कला का माध्यम से, संगीत साहित्य सिनेमा आदि के माध्यम से। दूसरी ओर कलावादी कला को मात्र सौंदर्यानुभूति एवं आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति और आस्वादन का साधन मानते हैं। तो कहते हैं कला का यह प्रयोजन नहीं, कला भाई कोई आर्ट है उसमें डूबो, उसका आनंद लो, बस इसीलिए।
तो ऐसे लोग ये मानते हैं कि बस सौंदर्यवादी उसका काम है, उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य के स्वतंत्र एवं निरपेक्ष महत्व की प्रतिष्ठा में। सिनेमा में बहुत सारे ऐसे लोगों का इंटरव्यू सुना होगा जो ये बोलते हैं कि समाज में जो घट रहा है हम दिखाते हैं, हमें क्या, लोग देखना चाहते हैं इसीलिए हम कपड़े छोटे करते चले जाते हैं। हाँ, उनका कहना कला के लीजिए, ऐसी डिमांड है हम कर रहे हैं, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य एवं स्वतंत्र निरपेक्ष महत्व की प्रतिष्ठा में। इसके साथ ही कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कला स्वतः पूर्ण एवं आत्मनिर्भर मानी जाती है, जिसका प्रयोजन किसी भी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता। सिनेमा का एग्जाम्पल हम आपको, कला का एक रूप है, बस एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आप खट से रिलेट कर ले जाएं, इसलिए बता। कला में सारे आर्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो जिसका प्रयोजन किसी भी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता है, न जिसका सौंदर्यपरक प्रतिमानों से इतर किसी भी प्रकार के नैतिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक मानदंडों से मूल्यांकन ही किया जा सकता है। कालक्रम की दृष्टि से, समय की दृष्टि से कला जीवन के लिए का सिद्धांत ज्यादा प्राचीन है। माने जब काव्य का आरंभ हुआ होगा तो लोगों ने कला को जीवन के लिए लेना शुरू किया था, धीरे धीरे कला मात्र सौंदर्य के लिए रह गई। ये पैराग्राफ क्यों हमने इतना पढ़ा? आप कहेंगे गुरुजी हमारा पर्पस तो खाली कोई 3 क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ जाना है। ये पैराग्राफ ऐसा था, तुम 4 बार पढ़ लो ऐसे 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 खोपड़ी हिला के, बुद्धि में जाएगा नहीं, लिखा का है, समझना जरूरी है। भले तुम जुगाड़ लगा के टिक करके सवाल ले जाओ, उसमें 3 में तुम 1 गलत करके 2 सही कर ले जाओ, लेकिन पढ़ने की आदत नहीं डालोगे तो जीवन में कभी पढ़ना ना आ पाएगा। इसलिए जब भी कुछ पढ़ने को मिले तो उसको पढ़ो, और समझे बिना मत पढ़ो, यह आदत डाल लो, तब सच्चे एस्पिरेंट हो जाओगे। तो इतिहास भी पढ़ोगे तो मजा आएगा, भूगोल भी पढ़ोगे तो मजा आएगा, पॉलिटी भी पढ़ोगे तो मजा आएगा। लेकिन तुमने पढ़ने को तो एकदम बोझा मान लिया, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। अरे अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो यार, एग्जाम वाले दिन तक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, सरसराक पढ़ जाओगे, एक बार में पता चल जाएगा। आज तो जब बैठे हो तब तो पढ़ लो, लेकिन नहीं, पढ़ना नहीं। गुरु जी आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, आगे सवाल टिक कराओ, बस इसको पढ़ो तो बात बुद्धि में जाएगी, इसलिए समझना जरूरी है। ये पैराग्राफ आपको मालूम हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? जो साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण को मानते हैं, नैतिकता वाले दृष्टिकोण कलावादी। तो कला का नैतिक मानदंडों से मूल्यांकन किया जा सकता है, कला का सौंदर्यपरक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है, कला का राजनीतिक मानदंडों से, सामाजिक मानदंड। गुरुजी कलावादी दृष्टिकोण कहता है कला का सौंदर्यात्मक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जाए, कला सौंदर्य के लिए, बस इसी की बात की जाए, इसके अलावा कोई दाएं बाएं वाली बात न की जाए। 19 नंबर देखें, कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण, यानी कला जिंदगी के लिए, कला जीवन मूल्य के लिए, अथवा काव्य का मूल प्रयोजन, इनमें से क्या माना जाता है? आखिरी में सुनाएंगे, एक पद इसमें जुड़ा है अभी ताजा ताजा। तो काव्य का मूल प्रयोजन आनंदानुभूति है, काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है, काव्य का मूल प्रयोजन आस्वादन है। इनमें से क्या सही माना जा सकता है? काव्य का मूल प्रयोजन क्या है? तो काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है, क्योंकि मूल्यवादी दृष्टिकोण नैतिकता की स्थापना की ही बात करेगा और किसी की बात नहीं करेगा। किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन और सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? कलावादी लोग थोड़े मानते हैं गुरुजी, मूल्यवादी लोग मानते हैं। ये समझ के पढ़ने का मजा है, एक बार में बात भीतर चली जाती है। आदत डालिए पढ़ने की। जिनके खोपड़ी में बात चली गई उनको मजा आएगा, वो चाहे वो पेट में लेंदी पैराग्राफ हमें, चाहे छोटे छोटे पैराग्राफ हमें, जैसे पेट में लेंदी आते हैं वैसा तुम्हारे यूपीएसआई में आ जाए, और या चाहे जिस परीक्षा में आ जाए, चाहे तुम सीसेट देने जा रहे हो वहां आ जाए, चाहे टेट देने जा रहे हो वहां आ जाए, चाहे सीटेट देने जा रहे हो वहां आ जाए, समझ में आएगा। आदत डालिए कि जब तक समझ ना ले तब तक पढ़े नहीं, समझ करके पढ़ने की आदत डेवलप करिए, धीरे धीरे आ ही जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए 20 सवाल, ये यूपीएसआई के थे। अब 10 सवाल हमारे, आनंद लीजिए। मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? तो गुरुजी त्रुटि है यहां मैं और मेरे, ये होना चाहिए मुझे और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, मैं और मेरे नहीं, ये वाजिब नहीं था। 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बीच बीच में थोड़ा वर्तनी आदि आ जानी चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में पूछा जाता है, मना कैसे कर दें। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है?
शुद्ध वर्तनी। गलत है, सही शब्द होता है गृहिणी। हाँ जी, हस्तक्षेप गलत है, सही शब्द होता है हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता है। यह भी गलत है, सही है तैल, सादृश नहीं होता है। या तो सदृश कहो, बस सदृश कहो, काहे सादृश कहो, सदृश माने के जैसा। तैल एकदम सही लिखा है। आप कहेंगे गुरुजी तेल भी तो होता है, तो संस्कृत में तैल होता है, उसका तद्भव तेल होता है। वर्तनी के अनुसार दोनों सही है, एक हिंदी में सही है, एक संस्कृत में सही है, लेकिन इन चारों में सही तो खाली तैल है। आइए आगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को पहचानिए। जिसकी वर्तनी अशुद्ध है उसको पहचानिए। ज्योतिषी, दधीची, दीवाली अशुद्ध नहीं जी, शुद्ध वाले की पहचानिए तो गड़बड़ा है। शुद्ध वर्तनी पहचानिए तो खेल हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को पहचानिए। तो सुनिए, ज्योतिषी गलत लिखा है, सही शब्द होता है ज्योतिषी। दाधिची गलत लिखा है, सही शब्द है दधीची। ऋषि दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया जिससे वज्र बना। विजयदशमी की दिवाली, गुरुजी दोनों त्योहार के नाम है, कहां जाएं? तो इसका जो शब्द सही है वो है दीवाली। आप दीपावली कहिए, वह भी सही है, यह संस्कृत शब्द बन जाएगा। आप इसका शब्द तद्भव रूप दीवाली कहिए, वह भी सही है, लेकिन अगर आप दिवाली कहेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, फिर आपका दिवाला निकाल दिया जाएगा, दिवाली नहीं कह सकते हैं। मास्टर साहब ये विजयदशमी का ऐसा है, यही होना चाहिए, काहे गलत है? तो सुनिए, ये नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जो हमारी तिथियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारी तिथियां स्त्रीलिंग होती हैं कि नहीं? आज द्वितीया तिथि है, आज तृतीया है, आज चौथ है, आज पंचमी है, आज छठ है, आज सप्तमी है। तो ये सप्तमी, अष्टमी, आज सप्तमी पूजी गई कि आज सप्तमी पूजा गया? गुरुजी सप्तमी पूजी गई। ठीक। एकादशी का कहानी सुनाओ कि एकादशी की कहानी सुनाओ? गुरुजी एकादशी का नहीं, वो तो खैर कहानी के आधार पर लग रहा है। बहरहाल जितनी तिथियां होती हैं, पूर्णिमा आती है कि पूर्णिमा आता है? गुरुजी आती है। तो जितनी तिथियां होती हैं वो सब तिथियां स्त्रीलिंग होती हैं। अब दशमी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसके पहले विजय होगा कि विजया होगा? विजया माने विजय दिलाने वाली दशमी। तो जो लोग विजय दशमी लिख देते हैं वे गलत लिखते हैं, उनको विजयादशमी ही लिखना चाहिए, विजय दिलाने वाली दशमी। भगवान राम की विजय हुई थी इस दिन, तो इसलिए दशमी विजयादशमी, विजय दिलाने वाली दशमी के रूप में मानी जाती है। 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। भाग्यवान होता है और वान में भी हलंत लगेगा। रामायण नहीं, रामायण होता है। लालायित में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाल्मीकि में दिक्कत है। सही शब्द होता है वाल्मीकि। वाल्मीकि। डन। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, प्रज्वल, विस्मरण, हितैषी। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध? इसी तरह आखिरी के 10 सवालों में टॉपिक विशेष 2-4 सवाल डाला करेंगे। एक दिन 5 के 5 सवाल हमने उसके डाले थे, साहित्य के सीधे सीधे 1 या 2 रोज डाले थे। ऐसे ही अलग अलग रस देते रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन के साथ। 40 जिस दिन कराया था उस दिन लग रहा था वह जल्दी जल्दी खत्म करा रहे, हम फीलिंग नहीं आ रही थी, प्रेशर न रहे कि खत्म करा रहे, पढ़ाने का रस बना रहे, यही ज्यादा जरूरी है। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि इसको तुम इस आदमी को तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो कि लाइव। तुम्हारी आंखें के डाल के तुम्हारे सामने खड़े होकर पढ़ाने वाले अमरनाथ हैं, तो तुम इस बार में ना रहना कि तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, तुम लाइव देख रहे हो अमरनाथ को। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं?
अधोगति गलत लिखा है गुरुजी, प्रज्वल और ये सही लिखे हैं 2, 3, 4। विस्मरण और हितैषी में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी प्रज्वल में तो ऐसा होना चाहिए है, मन यही कह रहा है ना। अब नए लोगों का, पुराने तो घिस गए हैं सब, उनका तो नहीं करता होगा। ये गलत है, ये सिंगल जा रहता है, प्रज्वल होता है, तो याद कर लो। अच्छा, एक सवाल और बता दो, तब इस पर डिस्कशन करते हैं, वो भी वर्तनी का है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? ये तो गुरुजी दुग्धियों कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फर्जी लिखे हैं, या तो ये या तो डी। तो इसमें जो सही वो ये नहीं है, वो डी ही है गुरुजी। काहे? अरे ऐसा लग गया जैसे कट गया है। डी काहे गुरुजी? क्योंकि सही शब्द है दुग्ध, और इसमें जो दूसरा सही शब्द जुड़ा है वो है उज्ज्वल। दोनों जा आधा होगा, यहां जा पूरा लिखा है, यहां जा आधा, दोनों जा आधा, इसलिए दुग्ध और उज्ज्वल शब्द बनाएगा दुग्धोज्ज्वल। फिर से तो यही लिखा है। अब पुराने वालों के दिल में फिर से आ गया, ये मास्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी गुरुजी आप बता रहे हैं कि प्रज्वल सही होगा, यहां एक जा बता रहे हैं और यहां उज्ज्वल में 2 जा बता रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? तो सुनो, वाई दिस कोलावेरी, सुनो, प्र और ज्वल, इसमें कोई संधि नहीं हुई है, ये ज्वल में प्रा उपसर्ग लगा है, और जबकि उज्ज्वल जो है वो संधि से बना है, उत धन ज्वल। और यहां संधि कहती है कि आधा ता जा को देखकर जा में बदल जाएगा, तो पहले से आधा जा है तो ज्वल तो ऐसे रहेगा, और ये उत का आधा ता आधे जा में बदलेगा तो 2 आधा जा लगेगा। लेकिन प्रज्वल में कोई आधा ता है उसके पास, प्रज्वल तो है नहीं, प्र विशेष रूप से जले तो ज्वल, तो प्रज्वल, तो इसलिए प्रज्वल में कोई आधा जा नहीं होगा, एक्स्ट्रा सिंगल आधा जा रहेगा, और उज्ज्वल में 2 आधा जा रहेगा। मगज में बात गई? आइए 27 नीचे दिए गए विशेषण के बारे में 2 अभिकथन है, 2 कथन विशेषण के बारे में। अभिकथन आधारित कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेषण परिमाण बोधक नहीं होता है। तो गुरुजी विशेषण और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, बात तो एकदम सही है। और विशेषण परिमाण बोधक नहीं होता, ये गलत है, वो तो होता है। यानी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, और आपको सही का चयन करना है। तो कथन 1 सही है, केवल 1 सही। ठीक। दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? भाल का समानार्थी, भाल भाला, भाल उन्नत, भाल प्रलय नहीं है। भाल मस्तिष्क को, मस्तिष्क नहीं, मस्तक, माथा को कहते हैं। और जब आप कहते हैं चंद्रभाल, तो चंद्रमा है जिनके भाल पर, वे चंद्रभाल कौन? चंद्रमा है जिनके माथे पर, भगवान शंकर। तो भाल न भूलना, और भाल नहीं भूलोगे तो चंद्रभाल भी मत भूलना। और 29 जीवनपति का समानार्थी शब्द क्या है? जिस बार ये लेखपाल में आया था जीवनपति, हाय नरक, जब हम बतावें कि भैया जीवनपति का ये उत्तर होगा तो किसी हजमा ना हो, मार नरक मचाए कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन हुआ वही जो हमने कहा कि वही है। अमरनाथ क्या चीज है? अमरनाथ तो बस माध्यम है, जो पढ़े तो हम बतावत है। जीवनपति का समानार्थी यमराज है, ना पति है, ना भगवान विष्णु है, ना महीपति राजा है। आप कहेंगे गुरुजी तो मृत्यु के देवता हैं। तो जो मृत्यु का देवता है वही तो असल में जिंदगी का मालिक है। जब तक तुम्हारे पास है, जिस दिन चाहे ले। तो जीवितेश, जीवितों के मालिक, जीवनपति, जीवनेश, ये सारे शब्द यमराज का पर्यायवाची हैं। यमराज को जीवन का पति, जीवन का मालिक कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन चुटकी बजाएगा नेक निकल जाएगा। तो जीवनपति यमराज है।
आहर मुखस्य पर्याय वाची किम। हर स्लाइड पर ये 2 नंबर हम देते हैं, 96 96 930 800। अपने मोबाइल में इस नंबर को सेव कर लीजिए, तो वो भी कर लीजिए, इस पर बात ना बने तो इस पर मिला लिया कीजिए, ताकि कोई जरूरी अपडेट हो, कोई बात कहनी हो तो हम इस पे स्टेटस लगाए देते हैं। आप लोग, हमने देखा स्टेटस बहुत देखते हैं, हम पहले जानते नहीं रहते स्टेटस का क्या कमाल होता है। एक बार स्टेटस लगाओ, हर आदमी स्टेटस देखे पड़ा है, तो फिर हमें लगा स्टेटस कमाल की चीज है, तो हम भी अब स्टेटस इसमें लगा देते हैं। अपने वाले पे तो हम कभी, जो शायद कभी लगाए वो इतने सालों में, लेकिन कभी भूले भटके लगा दिए तो लगा दिए, वरना यहाँ से स्टेटस आपके लिए जो जरूरी सूचना है स्टेटस मिल जाया करेगी तो लगा लिए, जब कभी जरूरत पड़ती है तब, हमेशा नहीं। आहार मुख क्या है? आहा दिन को कहते हैं, और मुख माने मुंह, तो दिन का मुंह क्या है? गुरुजी, जहां दिन की शुरुआत है वही दिन का मुंह है, माने सुबह। उषा माने सुबह, प्रातः, आहार मुख। आप कहेंगे गुरुजी आहा सच में दिन होता है? हाँ, आहार मुख में तो है ये जो आह है, ये जब शब्द के अंत में लगता है तो अहन बन जाता है। आपने सुना होगा पूर्व अहन, शब्द बन जाता है पूर्वाहन, आहा ही अहन के रूप में कहा जाता है। तो अहन जब बनता है तो अहन माने दिन, तो पूर्वाहन माने दिन का शुरुआती हिस्सा पूर्वाहन, दिन का मध्य वाला हिस्सा मध्याह्न, दोपहर, और दिन का बाद वाला दोपहर के बाद का हिस्सा अपर माने अन्य, बाद का, अहन माने दिन, बाद का हिस्सा, दिन का बाद का हिस्सा, तो अपराह्न माने शाम। तो यह अहन, आहा, ये सारे शब्द याद रखने के हैं आपके, तो कैसे रहे ये 30 सवाल। जाते जाते एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो कृपया एंड्रॉइड, अब मतलब हिंदी वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के उसको अपडेट कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां लिखे हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ, जैसे ओपन करेंगे वहां पर आपको दिखाएगा अपडेट, अपडेट दबा देंगे, अपडेट हो जाएगा। अपडेट के बाद क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, फिर वो आपसे कहेगा पासवर्ड बताओ, तो पासवर्ड को फॉरगेट कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड करते ही क्या होगा गुरुजी, वो क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद वो आपसे कहेगा क्रिएट पासवर्ड, अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। जैसे पासवर्ड बन जाएगा उसके बाद वो आपको फिर से होम पेज पे ले आएगा। मोबाइल नंबर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, बैच ओपन करके पढ़िए। अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो आपका परचेज कोर्स आपको दिखाई पड़ेगा परचेज में। अगर अभी तक नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए, भविष्य में आपको कभी लेने का मन करे तो आप कोई कोर्स ले सकते हैं। इस समय दारोगा और आरओ यही 2 बैचेस और पीसीएस का मेंस, ये 3 बैचेस हैं मुख्य, ये चल रहे हैं। लेकिन पहले ये अपडेशन कर लें उसके बाद। अच्छा, और तीसरी बात क्या करनी है? तीसरी बात ये करनी है कि अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ लिखे और डाउनलोड कर लीजिए। ये तो हमारा सूरज भगवान जानते ही है। तो करते हैं आज के एपिसोड, और कोई दिक्कत आवे ये दोनों नंबर है 96 96 930 800। आप कॉल करें, 1 बार 2 बार करें, बाय द वे उस समय न उठे तो चिंता मत करिएगा, आपको पलट के 24 घंटे के अंदर कॉल आ जाएगी। इस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, इस पर ना मिले तो इस पर कर सकते हैं, बात बन जाएगी आपकी, तो इस पर आपको पलट के कॉल आ जाएगी, तो निश्चिंत रहा करें, ठीक है। और अभी किन्हीं अन्य बातों के लिए कॉल ना करें, अभी इसी अपडेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आवे तो कॉल कर लें, बैच वाली कोई। 1 हफ्ते में जब एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, सब सारा अपडेशन पूरा हो जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे, तब जो जितने भी अभी तक डिसकंटिन्यू क्लासेस थी कि कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही, अब ये सारी जो एप्लीकेशन की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी। उसमें साहित्य भी इसी में अपलोड हो जाएगा, जो बची कक्षाएं हैं वो सब अपलोड हो जाएंगी, आरओ मेंस का अभ्यास नियमित चालू हो जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते का समय इसमें लग जाएगा, क्योंकि सबको इकट्ठा गल्ला में चलो 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 आ जाओ तो बात नहीं, ठीक। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए, इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।